वो चार होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। एक समास होता है, एक विग्रह वाक्य होता है। समास के अर्थ को खुलासा करने के लिए विग्रह वाक्य का प्रयोग होता है। 5 वृत्तियों में से समास एक वृत्ति है। कृत तद्धित समास एक से सनाभ्यंत ये 5 वृत्तियां होती हैं, उनमें से समास एक वृत्ति है। वृत्ति का अर्थ हमने देखा था पहले भी, परार्थाभिधानम वृत्ति। पर अर्थ का अभिधान जिसके द्वारा किया जाता है वो वृत्ति होती है। पर शब्द का अर्थ प्रधान शब्द का, ये उपसर्जन शब्द का जो अर्थ है उसका शब्दांतिक के द्वारा कथन किया जाता है। जैसे राज्य पुरुषा, राज्य का एक अर्थ है, पुरुष का एक अर्थ है। वाक्य हमें राज्य शब्द राज्यार्थ को कहता है, पुरुष शब्द पुरुष अर्थ को कहता है, लेकिन इस समास में पुरुष शब्द ने राजा के अर्थ को भी कह दिया, या राजा ने पुरुष शब्द के अर्थ को भी, अर्थात वो एक अर्थ हो जाते हैं। वृत्ति में 2 अर्थ, माने वृत्ति परार्थाभिधानम वृत्ति होती है, और वो वृत्ति में जो सामर्थ्य देखते हैं वो 2 तरह का होता है, परस्पर सापेक्षम और एकार्थी भाव सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब होता है संबद्धार्थ, 2 पद मिलकर के जब एक अर्थ को प्रकट करने लगते हैं तो संबद्धार्थ कहलाता है। यानी 2 अर्थ जब एक दूसरे के साथ संबद्ध होते हैं तो वो संबद्धार्थ कहलाता है, और 2 अर्थ मिलकर के एक अर्थ को प्राप्त हो जाते हैं तो वो एकार्थी भाव सामर्थ्य कहलाता है। परस्पर संबद्धता और दोनों पद मिलकर के एक अर्थ को कहे, इसलिए थोड़ा सा भेद रहता है। परस्पर संबद्धता को हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे राजा पुरुषा जब बोलते हैं तो पुरुष का राजा के साथ संबंध, राजा का पुरुष के साथ संबंध। लेकिन एक और वाक्य बोलते हैं भार्या राज्य पुरुषो देवदत्तस, तो ऐसा कथन करते समय राजा का संबंध पुरुष से कट गया, भार्या के साथ जुड़ गया। भार्या विद्या पुरुष पुरुषो देवदत्तस, पुरुष का संबंध जो राजा के साथ था वो भी कट गया और किसी अन्य शब्द के साथ आ गए, देवदत्त के साथ। तो अकेले जब राजा पुरुषा बोलते हैं तो राजा को संबंधित अर्थ, संबद्ध अर्थ वाले कहे जाएंगे। लेकिन भार्या राजा पुरुषो देवदत्त से यदि बोलते हैं तो भार्या और राज्य तो संबद्ध अर्थ हैं, पुरुष और देवदत्त भी संबद्ध अर्थ है, लेकिन राज्य और पुरुष ये 2 शब्द संबद्ध अर्थ वाले नहीं रहे। ये बात समझ में आ रही है? समास को समझाते समय वृत्ति बीच में आ जाती है, वृत्ति को समझाते समय उसके भेद बीच में आ जाते हैं। समास एक वृत्ति का ही रूप है। तो थोड़ा पीछे जाते हैं कि वृत्तियां, वृत्तियों का विग्रह। तो जो वृत्ति का विग्रह दिखाएंगे
तो समास वृत्ति है तो इसका भी विग्रह होगा। विग्रह दो प्रकार का होता है, लौकिक अलौकिक भेद से। लोक में जिस विग्रह का प्रचलन होता है, लोक में जो विग्रह प्रयुक्त होता है, लोक में प्रयुक्त होने वाला विग्रह लौकिक विग्रह, अर्थात जो वैयाकरण लोग हैं वे ही जिसको जानते हैं वो तो अलौकिक विग्रह, और सामक लोग भी जो व्याकरण नहीं पढ़ते वो भी जिसको जानते हैं वो लौकिक विग्रह। राजाधीशा ये लौकिक विग्रह, राजा हंस पुरुष ये अलौकिक विग्रह। इसको वैयाकरण लोग भी जानते हैं, जो शास्त्र पढ़ते व्याकरण पढ़ते हैं उन्हीं को पता है कि राजा प्लस पुरुष एक एक ग्रह है। राजा का राज्य पुरुष भी एक विग्रह है और राजन दंश पुरुष ये भी एक विग्रह है। इसी को अलौकिक विग्रह कहते हैं। लोक में जिसका विवाह की वो अलौकिक विग्रह होता है। तो जो अलौकिक विग्रह है वो सभी वृत्तियों में ही देखने को मिलता है, और लौकिक विग्रह भी इसी वृत्ति में देखने को मिलता है। पांचों वृत्तियों में लौकिक और अलौकिक विग्रह हो रहा है। फिर वो लौकिक विग्रह भी दो तरह का होता है, स्वपद विग्रह, अस्वपद विग्रह। अपने ही पदों से जो विग्रह होता है, समास में जो शब्द सुनाई पड़ रहे हैं उन्हीं के द्वारा यदि विग्रह करें तो वो स्वपद विग्रह होता है। समास में जो पद सुनाई पड़ रहे हैं उनसे अलग हट करके उनसे अलग शब्दों के द्वारा विग्रह करें तो अस्वपद विग्रह होता है। तो इस तरह स्वपद विग्रह और अस्वपद विग्रह ये दो प्रकार का होता है। अव्ययीभाव समास में प्रायः स्वपद विग्रह होता है। अव्ययीभाव समास में अस्वपद विग्रह, दूसरे समास में प्रायः स्वपद विग्रह होता है। अव्ययीभाव समास में अस्वपद विग्रह होता है। इसका उदाहरण दो। जैसे कुंभ में का विग्रह कुंभस्य ऐसा ना करके कुंभस्य शनि में ऐसा करता है। यथाशासी शब्द का विग्रह अव्ययीभाव और बाकी जो समासों के बीच में अव्ययीभाव और जो दूसरे समास है ना, आपने कहा कि उसमें इसमें तो अस्वपद विग्रह होता है और दूसरे में स्वपद विग्रह होता है। हाँ, जैसे राजवंश का विग्रह करेंगे तो राज्य और पुरुष, रामवंश का विग्रह करेंगे तो रामस्य लक्ष्मण से, द्वंद्व समास का विग्रह रामस्य लक्ष्मणस्य, बहुव्रीहि का विग्रह चित्रागावयस्य वीरा पुरुषा यस्मिन्। अन्य पदार्थ में बहुव्रीहि होता है और विग्रह जो करेंगे उन्हीं पदों के द्वारा करते हैं। माने अपने पद के द्वारा स्वपद शब्द है ना, तो अपने ही पदों के द्वारा स्वपद बनी समस्त समान के द्वारा विग्रह। स्वयं समासगत पद इनको स्व कहते, समास पदों का उच्चारण हुआ है उनको स्वपद कहते हैं। समासगत पद तद्धित वृत्ति में तद्धित व्यक्तिगत पद जो है स्वपद। जैसे औपगवा का विग्रह उपगोर अपत्यम करते हैं, अब यह अस्वपद विग्रह कहलाएगा। दशरथ से अपत्यम दासरथी, प्रत्यय तो किए है, विग्रह अपत्य से पढ़ते हैं। दशरथ से अपत्यम दासरथी, दशरथ के मित्र पुत्रों को
दाशस्ती कहते हैं। अपत्य शब्द विग्रह में आ गया है और वृत्ति में भी ये शब्द है। वृत्ति दासार्थी, यहाँ पर तो ये शब्द है पर विग्रह में अमृत्य आ गया। तो ये असपद विग्रह मेरे ख्याल में समझ गए होंगे क्या है असपद विग्रह। भी पता चल रहा है। जिन पदों की वृत्ति है उन्हीं पदों से विग्रह स्वपद विग्रह होता है, और उनसे अलग कोई पद आ जाए, सारे निकारे तब नहीं आते, आधे भी आ गए तो असुपद विग्रह हो गए। सबके सब अलग आ जाए ये जरूरी नहीं। जैसे कुंभ में ये अव्ययभाव समास, विग्रह में कुंभ तो है पर उप नहीं रहा, समीप आ गया। यथाशक्ति है, षष्टिम अनतिक्रम्य, यथाशक्ति की जगह अनतिक्रम्य आ गया, और शक्ति तो है सप्तगिम अनतिक्रम्य। यथाशक्ति का अर्थ होता है शक्ति का अतिक्रमण न करके, यथाति मति अनतिक्रम्य, मति मानी बुद्धि, बुद्धि का अतिक्रमण न करके। विग्रह में अनतिक्रम्य है और वृत्ति में यथा है, यही असपद विग्रह है। सुमित तुम समझ रहे? नहीं समझ रहे? इसको विग्रह का मतलब होता है वृत्ति के अर्थ को खुलासा करने वाला वाक्य। वृत्ति के अर्थ को बताने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया जाता है उसको विग्रह कहते हैं। विग्रह कहते हैं, विग्रह वाक्य कहते हैं, दोनों ही शब्द बोलेंगे। विग्रह भी कह सकते हैं, विग्रह वाक्य भी कह सकते हैं। और वो विग्रह उन्हीं पदों से, जो वृत्ति में पद है उन्हीं से यदि हो, उन्हीं पद के द्वारा वृत्ति के अर्थ को खुलासा करें तो स्वपद विग्रह, और उनके अलावा कोई शब्द ले लिया तो अस्वपद विग्रह। जैसे एक शब्द है राम लक्ष्मण, वृत्ति में राम लक्ष्मण शब्द है, तो इन्हीं पदों के द्वारा विग्रह करेंगे तो वो स्वपद विग्रह होगा। जैसे राम से लक्ष्मण से, च के भी द्वंद्व समास होता है, च तो द्वंद्व समास होता है। विग्रह में रामस्य लक्ष्मणस्य ऐसा बोला, च के द्वंद्व होता है, रामस्य लक्ष्मणस्य बोला तो ये स्वपद विग्रह हो गया। पर उपकुंभम में कुंभस्य समीपम बोला, ऐसे नहीं बोला। यदि ये बोलते कुंभस्य तब तो स्वपद विग्रह हो जाता है। कुंभस्य उप नहीं बोलते, कुंभस्य समीपम बोलते हैं, कुंभस्य समीपम बोलते हैं, कुंभस्य उप नहीं बोलते हैं। जोर से बोलो हैं। ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, कुंभस से उप क्यों नहीं बोलते हैं, कुंभस समीपम क्यों बोलते हैं? ऐसा उपकार खोलने के दूसरा एक समानांतर शब्द ले लिया, उप से पता नहीं चलता ना कि उप का मतलब क्या है। समीप के अर्थ में उपसर्ग लगा है, जो उपसर्ग है या उपनिपात है ना, निपात बोलेंगे, उपसर्ग तो क्रिया योग में होता है। जो उप है वो निपात है, उस निपात का क्या अर्थ है ये हमको उप को सुनने मात्र से पता नहीं चलता।
तो उसके जिसके अर्थ में ये उपशब्द बोला जाता है वो ले लिया, समीप अर्थ में बोला जाता है समीप ले लिया। ऐसे ही विपसादा भी कहीं कहीं कोई शब्द ले लिया, प्रतिदिन। विपसा का अर्थ होता है गुण को या क्रिया को, पदार्थ को, गुण या क्रिया के द्वारा किसी पदार्थ को व्याप्त करने की इच्छा। विपसा भी नहीं पता चलेगा इनको तो। विपसा शब्द का अर्थ होता है व्याप्तुम इच्छा विपसा, व्याप्त करने की इच्छा। व्याप्त करना क्या होता है? जैसे व्याप्त ऐसे देख लेंगे, धूप ने सबको व्याप्त कर रखा है। धूप साफ निकलेगी तो धूप छा जाएगी सब जगह, तो धूप ने सारे पेड़ पौधों को व्याप्त कर लिया है। छाया गहरी हो, पेड़ के नीचे कहेंगे छाया ने सारी भूमि को व्याप्त कर लिया है। हाँ, व्याप्त करना से होता है। जैसे मैं यूं कहूं, पदार्थ को संपूर्णता से, पदार्थ अनवय संबंध व्याप्ति, पदार्थ का संपूर्णता से जो संबंध होता है उसको व्याप्ति कहते हैं। जैसे मैं यूं कहूं, भगवान सर्वत्र व्याप्त है। जैसे दूध में या दही में घी व्याप्त है, इससे पता चल गया हो दूध में घी व्याप्त है। शराब, हाँ, व्याप्त मतलब भी उसमें पूरा कण कण दूध रमा हुआ है। परमात्मा इस सृष्टि में व्याप्त है। ऐसे सच प्रयोग से ही सीखने में आएंगे, और तो क्या उपाय अभी। बस परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, दूध में घी व्याप्त है, दही में घी व्याप्त है, आंख में ज्योति व्याप्त है, गन्ने के रस में मधुरता व्याप्त है, मुख में रस व्याप्त है। मुख में रस व्याप्त क्या मुख में रस व्याप्त है सब। रस में, मुख में रस व्याप्त है सब। मुख में रस, जिह्वा में रस, मुख में तो नहीं, जिह्वा में रस नामी रस व्याप्त है। जलों में रस व्याप्त है, ऐसे चाहो। यह रस जल व्याप्त है। रसो हम अपसुकौन्तेय, रसो हम अपसुकौन्तेय, इसका अर्थ वैसे उल्टा कर देते हैं। जलों में रस व्याप्त है, ये तो वो है व्यावहारिक भाषा। तत्वतः देखेंगे तो रस में जल व्याप्त है। परमात्मा इस सृष्टि में व्याप्त है तो व्यवहारिक कथन है, पर परमात्मा में ये सृष्टि रमी हुई है। ये तो समझना है, रस में जल व्याप्त है थोड़ा। रस में रस व्याप्ति नहीं, रस में जल व्याप्त। रसो हम कौन्तेय का अर्थ किया है रस आधार जलों का, तो रस में जल व्याप्त है। जो आधार होता है और जो आधेय होता है, दो पदार्थ होते हैं ना। जैसे आप लोग बैठे हुए हो जिसके ऊपर, आसन के ऊपर, तो आसन आधार है और आप आधे पदार्थ हैं। मेज के ऊपर पुस्तकें रखी हैं तो पुस्तक आधे है और मेज आधे आधार है। पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं तो पेड़ आधार है, पक्षी आधे है। ये रस कैसे आधार बनता है? रस को कैसे जल का आधार? रस को क्या? रस को जल का आधार कैसे बनता है? रस को जल का आधार, जल तो समझ में आ रहा है।
सातवाध्याय गिरिवंशाय रसोहम कौन्तेय प्रणव सर्ववेदेषु शब्दाख्ये रसोहम कौन्तेय केन केन कर्मेण विशिष्टे त्वयि सर्वमिदं प्रोतमिति उच्यते। रसोहम पाम्य रस सारस्य रस तस्मिन् रसरूते मयि थापा प्रोता। एवं कहते हैं किस किस धर्म से विशिष्ट तुम में सब कुछ व्याप्त है। किस किस धर्म से विशिष्ट तुम में सब कुछ ये प्रोत है। मत्तः परतरम नान्यं किंचिदस्ति धनंजय मेरे से परिक्ष नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम मुझ में सब कुछ पिरोया हुआ है। सूत्रे मणिमणि जैसे धागा होता है उसकी मणि पिरोए हुए होते हैं। किस किस धर्म से विशिष्ट तुझ में सब कुछ पिरोया हुआ है। मुझ में सब कुछ पिरोया हुआ है। रसोहम कौन्तेय हे कौन्तेय जलों में मैं रस जलों में भगवान रस रस में जल व्याप्त। किस धर्म से विशिष्ट तुझ में ये संसार व्याप्त सब कुछ व्याप्त। किस किस धर्म से विशिष्ट तुझ में ये सब कुछ व्याप्त है। तो बोले रसोहम कौन्तेय जलों में मैं रस। तो इसका मतलब ये हुआ कि रस स्वरूप मुझ में जल पिरोए। मैं रस स्वरूप और रस स्वरूप मुझ में जल पिरोए। सूत्रे मणि बनाया सूत्र में जैसे मणि होते हैं तो मुझ में जल पिरोए। मैं तो सूत्र स्थानीय हूं और मणि जो जल है वो मणि के रूप में। प्रभास इसी सूर्य शशि और सूर्य में प्रभा है। इसका मतलब प्रभास रूप मुझ में सूर्य और चंद्रमा व्याप्त है। शशि सूर्य में प्रभा हुई तो पूछा था कि मुझ में सब कुछ व्याप्त है। किस किस धर्म से युक्त तुझ में सब कुछ व्याप्त है। तो बोले रस विशिष्ट मुझ में जल व्याप्त है। प्रभा विशिष्ट मुझ में सूर्य चंद्र व्याप्त है। और पौरुष नृषु शब्द स्वरूप मुझ में आकाश व्याप्त है। पुण्यगंधा पृथिव्याम पुण्य गंध स्वरूप मुझ में पृथ्वी व्याप्त है। तेजस स्वरूप मुझ में अग्नि व्याप्त है। जीवनम सर्वभूतेषु जीवन स्वरूप मुझ में सब भूत व्याप्त हैं। और तप स्वरूप मुझ में तपस्वी व्याप्त हैं। और प्रणव स्वरूप ओम स्वरूप मुझ में सारे वेद व्याप्त हैं। परमात्मा में भी प्रणव सर्ववेदेषु सभी वेदों में मैं प्रणव हूं अर्थात मैं प्रणव स्वरूप हूं। तो मुझ में पहली वाली पंक्ति थी ना उसके कारण ऐसा अर्थ जा रहा है। मत्तः परतरम नान्यं किंचिदस्ति धनंजय मयि गौतम इदं सर्वम सूत्रे मणिमणाविदे मुझ में ये सब कुछ पिरोया हुआ है। तो मैं हो गया आधार और सारी चीजें होगी आगे। जैसे माला मैं सूत्र स्थानीय हो गया। जितनी भी चीजें हैं वे मणियों के रूप में होती हैं। तो ऐसे ही ये सारे जगत के पदार्थ मणियों की तरह हैं तो मैं सूत्र की तरह हूं। सूत्र स्वरूप में सूत्र का जो सूत्र सृष्टि के नियम सूत्र है और उन सृष्टि नियमों में सृष्टि चल रही है। और उस सूत्र का शस्त्र उन सृष्टि नियमों का भी सूत्र मैं
ऐसे अथर्ववेद मंत्र आता है, सूत्रम तंत्र स्योजित्यात् सवेत्यात्रामृतम है। सूत्र के सूत्र को यस्मिन होता या सूत्रम यो वेद यस्मिन होता इमा प्रजा। सूत्रम विदतम, फैले हुए सूत्र माने नियमों को जो जानता है, यस्मिन होता इमा प्रजा, उस सूत्र के भी सूत्र को जो जानता है वो वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी है। अब आ गया प्रणव इसमें वेद व्याप्त है, मैं प्रणव स्वरूप हूं, उसमें वेद व्याप्त है। तपस्यास्मि तपस्विषु बलम वतामस्मि, बीजम ताम सर्वभूतम, सब भूतों का मैं बीज हूं, बीज स्वरूप में सारे विद व्याप्त हैं। बीज स्वरूप उसमें विद्धिमा सर्वभूतम विद्धि पार्थ सनातन, बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि, मैं बुद्धि स्वरूप हूँ, विवेक शक्ति हूँ, अंतःकरण की शक्ति हूँ, विवेक शक्ति अंतःकरण, बुद्धिमताम् विवेक शक्ति मताम् अस्मि, तेजस तेजस तेजस्वी नाम, तेज प्राज्ञान तद्वताम तेजस्वी नाम। तो जैसे बताया बीजम यही आ जाओ, जैसे समास, समास का विग्रह वाक्य, वो विग्रह वाक्य दो प्रकार से किया जाता है। एक उन पदों को लोक में अर्थ बताने के लिए जब हम करते हैं, उन समास के अर्थ को खुलासा करने के लिए जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं, वो लौकिक विग्रह होता है। और शास्त्रीय कार्य करने के लिए जब उन पदों को विग्रह करके दिखाते हैं तो अलौकिक विग्रह होता है। अष्टाध्यायी का काम करने के लिए जब उन पदों को विग्रह करके दिखाते हैं तो राजा रस पुरुष, ये शास्त्रीय विग्रह है। यहाँ पर वंश और सु का लोप करने के लिए, लोप करने के लिए, लोप माने आदर्शन करने के लिए हम ऐसा विग्रह किया है। राजा दंश पुरुषु, पकड़ में आ गया, पकड़ में कम आ रहा है जी, भाषा से परिचय नहीं है ना, इसलिए कह रहे विग्रह समझ में आ गया, कह रहे कि विग्रह समझ में आ गया, विग्रह भी कम ही आया, कहते हैं कम आया। सुमित, विग्रह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। देखो ये सौरभ भी समझते, विग्रह दो प्रकार का, लौकिक अलौकिक। लौकिक विग्रह जिसका लोक व्यवहारिक प्रयोग होता है, अलौकिक विग्रह जिसका केवल व्याकरणिक प्रयोग होता है। अलौकिक का अर्थ है जिसका केवल व्याकरण शास्त्र में प्रयोग होता है। विग्रह होता क्या है? वृत्ति के अर्थ को प्रकट करने के लिए जो वाक्य बोला जाता है उसको विग्रह कहते हैं, उसको विग्रह कहते हैं, उसको विग्रह वाक्य कहते हैं। वृत्ति के अर्थ को प्रकट करने के लिए वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्य विग्रह, वृत्ति के अर्थ का जो अनुबोधक वाक्य है उसको विग्रह कहते हैं।
वृत्ति क्या होती है? परार्थ विधान वृत्ति। पर अर्थ का विधान जिसके द्वारा किया जाता है उसको वृत्ति कहते हैं। परार्थ विधीयते यत्र सा वृत्ति। पर परस्य शब्द से अर्थ उपसर्जन शब्द से प्रधान शब्द से वा यो अर्थः स अविधीयते शब्दांतरे यत्र सा वृत्ति। पर शब्द का जो अर्थ है वो जिस अन्य शब्द के द्वारा कहा जाता है वो वृत्ति है। शब्द समझ रहे हैं, पकड़ में नहीं आ रहा है चीज है। मैं ये चीज सोच के बोलता रहता हूँ कि पहले बार बार बोलता रहूंगा तो वो शब्द से बनता होगा। पहले बार तो वो दोहराता रहूंगा तो शब्द से परिचय होगा। फिर शब्द से परिचय बनने के बाद फिर अर्थ का जो अगला स्टेप है वो पूरा होगा। पहले शब्द से ही परिचय नहीं होता है, शब्द ही चला जाता है। मैंने एक शब्द बोला, अपरिचित शब्द है वो आपका, वो तो चला जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपका भविष्य में वो शब्द अंकित हो जाए, फिर इसके अर्थ बताऊंगा तो वो अर्थ प्रकाशित हो जाएगा कि अच्छा इस शब्द से ये चीज कही जा रही है। ऐसे ही हजारों शब्द आपको बताए जाएंगे, हजारों वाक्य प्रयोग किए जाएंगे। उन वाक्यों से जो पहले आप कभी भी उस शब्द का वैसा, उस वाक्य का वैसा नहीं जाना था, वो जान करेंगे। हजारों शब्द जो है नए नए, हजारों वाक्य नए नए जो पहले आप बिल्कुल अपरिचित थे वो आपके ध्यान में आने लगेंगे। बस यही क्रम है पढ़ने पढ़ाने का। जिन वाक्यों का परिचय नहीं, वाक्यों से परिचय हो, उन वाक्यों के द्वारा कोई चीज, कोई बात आती रही है वो भी समझ में आने लगेगी। तो वर्तयन्ति किन्त्याव, तो वृत्ति जो करते हैं ना, तो उसका अथीय वृत्ति वर्तयन्ति किन्त्याव, माने वो क्या कहते हैं, वृत्ति का क्या स्वरूप बताते हैं। एक दो तरह के शब्द होते हैं, एक नित्य और एक कार्य। दो प्रकार से देखते हैं शब्दों को। जब हम इस धातु से ये प्रत्यय किया, ये कार्य हुआ, ये कार्य हुआ और ये शब्द बन गया, तो इसको कहते हैं कार्य। शब्दों को जब धातु प्रत्यय आदेश के द्वारा बनाते हैं तो ये होते हैं शब्दों का कार्य होता है। और शब्द बने बनाए हैं, बने बनाए शब्दों में प्रकृति प्रत्यय आदेश देखते हैं, तो ये नहीं शब्द। क्या अंतर हुआ इसमें? अब बताओ क्या इन दोनों में क्या अंतर है, तात्पर्य और नित्य शब्द में? हाँ, नित्य शब्द जो है, तो जो शब्द बने बनाए हैं और हम ढूंढते हैं कि ये कैसे बने हैं, इसमें आगम क्या है, बने तो नित्य नहीं होंगे।
नित्य जो है बने नहीं होते, सदा से रहते हैं। क्या क्या हुआ है इसमें, क्या क्या हुआ है नहीं, समझने के लिए कल्पना करते हैं। हाँ। शब्द जो होता है उसके अर्थ को समझने के लिए कल्पना करते हैं। पाणिनि ने कल्पना की है, जैसे कि एक वो होता है ना, एक मैप होता है, एक शहर होता है, एक शहर का मैप होता है। तो दोनों अलग चीज होती है या एक ही चीज है? ये अलग चीज है। शहर और शहर का मैप, शहर अलग चीज है और उसका मैप है। मैप तो समझने के लिए उसको समझने के लिए मैप बनाया गया है। हाँ, तो ये जो नित्य शब्दवादी है ना, ये मैप की तरह समझ लो, शब्दों को मैप की तरह कल्पना करके हम बताते हैं कि जैसे वहां उधर एक शहर है तो उसमें समझाने के लिए हम कल्पना कर लेते हैं कि इसमें इतनी गलियां हैं, इतने मकान हैं, इधर गली में जाने के लिए इधर से पहुंचना होता है, ऐसे ऐसे। गाय का चित्र बना करके हम किसी को गाय का बोध कराते हैं, तो उस गाय के चित्र में हम कल्पना करते हैं अखंड गाय है, कल्पना करते हैं ये इसका मुख है, ये इसकी नाक है, ये इसका कान है, ये इसका पैर है, सिर है, धड़ है, सींग है, खुर है, पैर है, पूंछ है। ये सारी कल्पनाएं गाय के शरीर में हम करते हैं, गाय के शरीर में ये सारी कल्पना करते हैं। तो कल्पना जो की गई है वो तो अवास्तविक है, लेकिन उसके द्वारा जिसको हम समझाते हैं वो वास्तविक है। तो नित्य शब्द तो वास्तविक है, पर उस माध्यम से जो हम नित्य शब्द तक पहुंचते हैं वो काल्पनिक है। गौ शब्द तो नित्य है, उसका अर्थ भी नित्य है। गो शब्द और अर्थ का संबंध भी नित्य, पर गौ शब्द को, गो शब्द और उसके अर्थ को समझने के लिए हमने कल्पना की प्रकृति प्रत्यागम आदेश। प्रकृति प्रत्यागम आदेश के द्वारा गौ शब्द को समझाया। गौ जो नित्य शब्द है इसको प्रकृति प्रत्यागम आदेश के द्वारा समझाया। गो शब्द का मीनिंग बता करके और फिर उसको अर्थ समझाने के लिए, अभी शब्द को बताने के लिए ये सब कल्पना का मार्ग अपनाया। तो यदि हम कहें कि हम धातु से, प्रत्यय से, आगम से उन शब्दों को निष्पन्न कर रहे हैं जो कि व्यवहार में दिखाई देते हैं। धातु की प्रत्यय दिया, आगम आदेश किए और वहां पहुंच गए, उन शब्दों के ऊपर पहुंच गए, तो ये कार्य शब्द माने जाएंगे। धातु प्रत्यागम आदेश के द्वारा उन शब्दों का निर्माण किया है जो बोले जा रहे हैं, व्यवहार में बोलने में आते हैं, ये कार्य शब्द है। प्रकृति प्रत्यागम आदेश ही उन नित्य शब्दों में कल्पना करके उन्हीं को समझाया है। वो जो नित्य बने बनाए शब्द पहले से ही हैं, उनमें कल्पना करके उनको समझा दिया, ये तो नित्य शब्द है, पहले से बन बनाए नहीं है। अभी हम प्रकृति प्रत्यागम आदेश के द्वारा उन शब्दों को गढ़ करके तैयार कर गए। एक मकान बना बनाया है और उसमें विश्लेषण करें कि इसका नाम विंडो है भाई, इसका दरवाजा नाम है, इसका ये है, इसका ये है, ये छत है, गाटर है, वो है, ये है, सब लोग करते हैं। ये प्रक्रिया उस नित्य शब्द को ही समझाने की एक प्रक्रिया है। और कुछ भी नहीं था और नीचे से मकान तक से
ये है कार्य विशेष। प्रकृति प्रत्यागम आदेश के द्वारा शब्दों को हमने पहचानना आरंभ किया। प्रकृति प्रत्यागम आदेश से उन शब्दों तक पहुंच गए। तो किंतु या हुक्म जो शब्द हैं वो क्या बताते हैं? पर शब्द से परस्य शब्द से अर्थ, पर शब्द का जो अर्थ है, जैसे राज्य पुरुषा में पर शब्द है प्रधानार्थक शब्द से, या सर्जन शब्द का जो अर्थ है परार्था विधानम वृत्ति, पर शब्द का जो अर्थ है, पर शब्द का मतलब दो शब्द होते हैं, एक प्रधानार्थक शब्द और एक उपसर्जन शब्द। राम लक्ष्मण में कौन सा? राम और लक्ष्मण कैसे शब्द है? राम और लक्ष्मण, ये जो शब्द है राम लक्ष्मण एक शब्द है, इसमें राम और लक्ष्मण ये कैसे है? प्रधानार्थक शब्द है। और राज्य पुरुषा में पुरुष कैसा है? प्रधानार्थक शब्द है। राज्य कैसा है? अप्रधानार्थक शब्द है। ये अलग अलग समझने पड़ेंगे कि भाई षष्ठी समास में जो पूर्व पद होता है वो अप्रधानार्थक होता है, तत्पुरुष समास में जो पूर्व पद होता है वो अप्रधानार्थक होता है। तत्पुरुष समास का ही एक भेद होता है, एक देशी तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के 12 भेद है कोई, उसमें से एक देशी तत्पुरुष होता है, उसमें पूर्व पद प्रधानार्थक शब्द होता है, सामान्य रूप से उत्तर पद प्रधानार्थक होता है। सामान्य रूप से उत्तर पद का जो अर्थ होता है वो प्रधानार्थक होता है। उत्तर पद का जो अर्थ है वो प्रधानार्थक होता है सामान्य रूप से। पर एक देशी तत्पुरुष भी तत्पुरुष का एक भाग है, उसमें पूर्व पद के अर्थ का प्रधान हो, पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है। एक देशी तत्पुरुष का एक उदाहरण पूर्व कायक है, कायक से पूर्व, शरीर का पूर्व भाग, ऊपर वाला हिस्सा है उसको पूर्व काया कहेंगे, और नाभि से नीचे के स्थान को अपर काया कहेंगे। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, वहां पर लोअर पार्ट बोल देते हैं अपर काया को, और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को पूर्व काया बोलते हैं। नाभि से पूर्व शरीर, सिर आदि, हाथ, धड़, पेट आदि को, इस पूरे हिस्से को नाभि से ऊपर जितना भी शरीर है इसको पूर्व काया कहेंगे। पूर्व काया में पूर्व अर्थ की प्रधानता है। क्यों अर्थ की प्रधानता है? जो अंत में जो शेष रहता, अंत में जो जिसका प्रयोग होता है वो प्रधान होता है, पहले जिसका प्रयोग होता है वो अप्रधान होता है। जैसे काय का पूर्व भाग, तो पहले कौन बोला? काय, और पूर्व भाग बाद में बोला, तो पूर्व भाग वो है प्रधान है। काय का ये प्रधान हो गया, काय का पूर्व भाग। तत्पुरुष समास पूरा का पूरा उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन ये वाला एक देशी तत्पुरुष पूर्व पदार्थ प्रधान होता है। कुछ कुछ तत्पुरुष के अर्थ को समझने, जैसे वीर पुरुष, जिसका अर्थ प्रधान, पुरुष
वीर तो विशेषण है उसका, विशेषण का प्रधान होता है, विशेष प्रधान होता है। विशेषण और विशेष्य में विशेषण जो होता है वो अप्रधान होता है, विशेष्य प्रधान होता है। सत्पुरुष, सत विशेषण है पुरुष का। कैसा पुरुष? सत। कैसा? ये सब प्रश्न पूछ करके जो उत्तर प्राप्त करते हैं वो विशेषण होता है। कैसा लगा करके और जब उत्तर ढूंढते हैं तो विशेषण होता है, जो उत्तर आता है। वीर पुरुष, कैसा पुरुष? तो उत्तर आया वीर, तो वीर विशेषण होता है। सत पुरुष, कैसा पुरुष? सत, तो जो उत्तर आया वो विशेषण होता है। विशेषण विशेषण बहुलम, विशेषण का विशेष्य के साथ बहुल प्रयोग होता है, बहुल करके प्रयोग होता है। यहाँ बहुल का क्या अर्थ है? चार अर्थ होते हैं, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देवा, विघेर विधान, बहुधा समीक्षे, चतुर्विधम बाहुल्यम वदन्ति। चार प्रकार का बहुल होता है। सूत्रकार ने बहुलम कह दिया तो कहीं तो वो कार्य हो जाता है, कहीं नहीं होता है, कहीं कुछ और ही हो जाता है। क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, कहीं तो कार्य नित्य हो जाता है, कहीं विकल्प से होता है, कहीं अष्टाध्याय में भी बार बार बहुलक शब्द आया है, ये सेम है। अष्टाध्याय में भी बहुलक शब्द बार बार आया है, उसका सब का एक ही अर्थ है। एक ही अर्थ, एक ही अर्थ मतलब एक ही तरह से अर्थ मिलेगा। चार प्रकार का अर्थ होता है बहुल का। कहीं किसी कार्य के नित्य होना, कहीं बिल्कुल नहीं होना, कहीं कुछ और ही हो जाना। और चार प्रकार क्या है? वो श्लोक बोला ना, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र से दिया है। क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य। बहुधा समीक्षे, क्वचित निर्विधान बहुधा चतुर्विधम बाहुल्यम वदन्ति। क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति,
क्वचित विभाषा क्वचिदन्यदेव। इसका क्या अर्थ हुआ गुरुजी, कुचित प्रवृत्ति? बहुलम जहाँ आएगा वहां कहीं इस कार्य की प्रवृत्ति हो जाएगी, कहीं अप्रवृत्ति नहीं होगी। द में क्या मिला हुआ है? कहीं उस कार्य की प्रवृत्ति नहीं होगी, कहीं विकल्प हो जाएंगे, दो रूप हो जाएंगे। क्वचित अन्य देवा, कुछ और ही हो जाएगा, वो जो कहा है उससे अलग भी हो जाएगा। हैं? चार ओर, कहीं तो प्रवृत्ति उस कार्य की होगी, कहीं नहीं होगी, कहीं विकल्प होगा, कुछ और ही हो जाएगा जो कहा है। जब उदाहरण आएंगे तब सही समझ में आएगा। स्वरूप तो उदाहरण से आता है। विधेय विधान पाउदासन से अनेक प्रकार से विधि को देखकर चार प्रकार का भक्ति बहुल वचन को बताते हैं। उदाहरण गुरुजी इसके क्या होंगे? उदाहरण दिए हैं, समझ में तो आएंगे नहीं। जैसे विशेषण बहुलम जो सूत्र है ना, उसके सूत्र को सामने रखेंगे तो अर्थ होगा विशेषण का विशेष्य के साथ समास होता है। बहुलम विशेषण का विशेष्य के साथ समास होता है, बहुल करके ऐसा सूत्र आता है। अब नीलोत्पलम, नीलोत्पलम ये तो वो हो गया, प्रवृत्ति होगी। और नीलोत्पलम नीलम उत्पलम ये नहीं हुआ। क्वचित विभाषा, क्वचित प्रवृत्ति। कहीं कहीं तो सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसे राम जामदग्नि, जमदग्नि के पुत्र को जामदग्नि कहते हैं, पर राम शब्द का समास नहीं होगा विशेषण होते हुए भी। जामदग्नि विशेषण है, राम विशेष्य है। जमदग्नि का पुत्र राम, तो राम बाद में रहता है ना, तो राम जमदग्न्या यहाँ पर अर्जुन कार्तवीर्य, कृतवीर्य का अपत्य कार्तवीर्य अर्जुन, तो यह नहीं हुआ समास। कहीं नित्य समास हो जाएगा। कृष्ण सर्प, कृष्ण से दासन सर्प विग्रह हो गई थी। क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, कहीं भी भाषा हो जाएगा, समास होगा नहीं भी होगा। जैसे नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम। क्वचित अन्य देवा, कहीं कुछ और ही हो जाएगा। समास की जगह कुछ और हो जाएगा। तीन तो दे दिए यहाँ, कहीं और हो जाएगा। इसका उदाहरण कोई दूसरी जगह देंगे। इसको ऐसे दिखाते हैं,
कहीं तो नित्य समास हो जाएगा, समास की प्रवृत्ति हो जाएगी, नित्य समास। पहला, ये पहला है ना जी, तो मैं ऐसे कहूंगा पहले का क्वचित प्रवृत्ति, नित्य समास हो गया। कृष्ण सर्प, लोहित साली, कृष्ण सर्प, लोहित साली। यहाँ पर है कृष्णा सर्प, ऐसे नहीं बोलेंगे, अलग बिल्कुल लेंगे। कृष्णा सर्प, कृष्ण सर्प एक विशेष समास है। लोहित साली बोलेंगे, लोहित साली ऐसा नहीं बोलेंगे। लोहिता साली लाल चावल, चावल होता है पर लोहित साली लेंगे, अलग अलग करके नहीं बोलेंगे। तो ये नित्य समास का उदाहरण है, इसको बोलते हैं नित्य समास। ये एक हुआ। दूसरा हो जाएगा, कहीं समास होता ही नहीं, क्वचित प्रवृत्ति नित्य समास है, क्वचित प्रवृत्ति होगी है। और दूसरा है राम जामलग्न, जामलग्न, राम रामो जामलग्न, अर्जुन कार्तवीर्य। तो ये हो गया यहाँ समास नहीं हुआ, अप्रवृत्ति होगी, क्वचित अप्रवृत्ति। नित्य असमास ही रहेगा ये। क्वचित प्रवृत्ति, तीसरा है क्वचित विभाषा, जैसे नीलम बलम, और नीली बलम। नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम, तीन दिखा दिए। चौथा अलग कहीं जगह आएगा तो वहां दिखाएंगे, कुछ और ही हो रहा है इनसे अलग। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं बन रही सब जगह चार मिलेंगे, ऐसा नहीं है।
सब जगह चार परिस्थितियां मिलेंगी ऐसा आवश्यक नहीं है। 2 मिल सकती हैं, 3 मिल सकती हैं। कर्तृकर्णी कृता बहुलम है। दात्रेण धान्य गुणवान समास नहीं होता, परशुनाथ छिन्नवान समास नहीं होता, पादहार का गले चुप का हो जाता है। ये जो क्वचित अप्रवृत्ति है इसको अनित्य समास भी कह सकते हैं। नहीं, विभाषा के क्यों हो रहा हो? क्वचित प्रवृत्ति का मतलब कहीं समास होता ही नहीं, जैसे रामू जाने लगने। पीछे वाला पेज गुरुजी एक बार है पीछे वाला पेज। नित्य असमास लिखा है ना, क्वचित प्रवृत्ति, नित्य असमास, नित्य ही असमास है ये। अब यहां पर आ जाओ आप। समास का एक विग्रह वाक्य होता है। सुमित क्या अर्थ समझे? जैसे हाँ, राज्य पुरुषा और राजपुरुषा, तो राजपुरुष तो समास है और विग्रह वाक्य है राज्य पुरुषा। दो है ना, राजपुरुष समास है, राज्य पुरुषा असमास है। और इस समास के अर्थ को खोलने के लिए जो वाक्य बोला जाता है उसको विग्रह वाक्य कहते हैं। जैसे परस शब्द से यो अर्थ, परस शब्द से का मतलब प्रधानार्थक शब्द का या उपसर्जन शब्द का जो अर्थ है, प्रधानार्थक शब्द का और उपसर्जन शब्द का जो अर्थ है उसका तस्य विधान शब्दांतरेण, उसका शब्दांतर के द्वारा जो अभिधान होता है, पर शब्द का जो अर्थ है, शब्दांतर के द्वारा जिसका जो अभिधान होता है, जहां पर होता है वो वृत्ति होती है। राजपुरुष में राज शब्द के द्वारा वाक्यावस्था में अनुक्त पुरुष का अर्थ कहा जाता है, या पुरुष के द्वारा राज शब्द का अनुक्त अर्थ कहा जाता है। वृत्ति हरे क्वचित विभाषा नीलम उत्पलम। समास के अर्थ को खोलने के लिए समास समासिक वृत्ति है। समासो नाम एकागापिति, एका वृत्ति, परार्थाभिधान से वृत्ति। वृत्त्यर्थाभावम वाक्यम विग्रह।
हैं? विग्रह सत्त्रिविधा लौकिक अलौकिकश्च नहीं लौकिक अलौकिकश्च लौकिक विग्रहो विविधा ऐसे बोलते हैं। जैसे मैंने बोला परार्थाभिधान वृत्ति, तो वृत्ति का हम इस शब्द का यदि व्याख्यान करें, वृत्ति का व्याख्यान वृत्ति शब्द को के लिए जो बोला गया शब्द वृत्ति को बताने के लिए परार्थाभिधान शब्द बोला गया है। वृत्ति क्या है बताने के लिए तो परार्थाभिधान बोला है। वृत्ति को स्पष्ट करने के लिए वृत्ति को स्पष्ट करने के लिए शब्द बोला गया परार्थाभिधान। तो परार्थाभिधान का अर्थ होगा परस्य शब्द से प्रधान शब्द से प्रधानार्थक शब्द से उपसर्ग शब्द से वा प्रधानार्थक शब्द से उपसर्ग शब्द से वा परस्य शब्द से यो अर्थ तस्य अभिधानम् तस्य अभिधानं भवति शब्दान्तरेण यत्र परस्य शब्द से यो अर्थ तस्य विधानं भवति शब्दान्तरेण यत्र सा वृत्तिरित्यर्थः। सा सा वृत्तिरित्यर्थः।
जैसे राजपुरुष में यथा राजपुरुषाय चित्र राज से वाक्यावस्थाया वाक्यावस्थाया अनुतः पुरुषार्थो विधीयते। पुरुषार्थो विधीयते। वाक्यावस्थायां अनुक्तः पुरुषार्थो अभिधीयते। या फिर ये भी कह सकते हैं ये भी कह सकते हैं पुरुष में वाक्यावस्थायां अनुक्तः राजर्षयः वाक्यावस्था में तो राजा था। पुरुष शब्द वाक्यावस्था में अनुक्तो राजा न राजार्थो अभिधीयते। पुरुष शब्द वाक्यावस्था में अनुक्तो राजार्थो अभिधीयते। राजपुरुष शब्द में राजपुरुष यहाँ राज्यापुरुषा ये भी विग्रह ये वृत्ति है। ये विग्रह है। राज्यापुरुषा विग्रह है। तो हमने ये कहा था कि राजा के द्वारा पुरुष का विग्रह में नहीं कहा जाता। राजा के द्वारा राज्यापद के द्वारा पुरुष शब्द का अर्थ नहीं कहा जाता है।
राज्यपद के द्वारा पुरुष शब्द का अर्थ नहीं कहा जाता, पर वृत्ति राजपुरुष में कहा जाता है। ऐसे ही पुरुष शब्द के द्वारा विग्रह अवस्था में राजा का अर्थ नहीं कहा जाता, पुरुष के द्वारा राजा का अर्थ नहीं कहा जाता, लेकिन वृत्ति में पुरुष शब्द राजा के अर्थ को भी कह रहा है, इधर राजा की इसके अर्थ को कह रहा है, अर्थात ये एक हो गए। वृत्ति में एकार्थी भाव है, अलग अलग पदों का जो अर्थ है मिलकर के एक अर्थ को प्राप्त होते हैं, जबकि विग्रह में उन सब का अलग अलग अर्थ होता है। प्रवृत्ति में सारे पद मिलकर के एक अर्थ को प्राप्त हुए। एकार्थी भाव, जो पहले अलग अलग अर्थ थे वो एक अर्थ को प्राप्त हुए, ये ची प्रत्यय है। वृत्ति में एकार्थी भाव संबंध होता है, एकार्थी भाव सामर्थ्य होता है, विग्रह में जब विग्रह में व्यपेक्षा सामर्थ्य, होता है। एकार्थी भाव का अर्थ है अनेक अर्थ एक अर्थ को प्राप्त हो गए। जैसे चावल अलग है और घी अलग है, और चावल में घी डालते हैं और मिलाते हैं तो वो अलग अलग अर्थ अब एक अर्थ को प्राप्त हो गए। चावल में घी मिल गया, घी में चावल मिल गया, मिलता नहीं है मतलब वो हो गए, इकट्ठे हो गए, एक हो गए, अनेक अर्थ एक अर्थ को प्राप्त हो गए। विग्रह में अन्योन्य अपेक्षा होती है, परस्पर अन्योन्य की अपेक्षा होती है। विग्रह में परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा होती है। विग्रह में परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा होती है। वृत्ति में वह अपेक्षा एक अर्थ का पाती है।
वृत्ति में अपेक्षा एक है क्या? तो वृत्ति विग्रह और चलाई टेसु अभी तो ये विराम टानते। यह 1 घंटा फिर चलाओ। चलो 1 घंटा और दूसरी कक्षा डालो। हाँ जी, दूसरे कक्षा डालो अभी।